आज हम ये 9वीं गणित की अध्याय इसको लेकर आए हैं, 4 को लेकर आए हैं। अब ये 4 हमारा क्या कह रहा है, हम सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो ये हमारा 4 अध्याय का नाम क्या है? दो चरों वाला रैखिक समीकरण। अब आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ के आए हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। सपोज दैट देखो, एक चर यानी जिसमें केवल या तो x हो या तो y हो या तो z, कोई एक चर हो, तो ax धन b, ठीक है। और ये बराबर हम क्या रख देते हैं? 0। तो अब मुझे ये बताओ, कोई यदि आपसे पूछे कि भाई ये क्या है आपका, तो एक चर वाला रैखिक समीकरण। रैखिक क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ चर की घात कुछ ना हो तो हम कितना मानते हैं? 1, ठीक है। और हमेशा एक चीज और याद रखना कि रैखिक समीकरण को जब हम हल करेंगे, एक चर वाले रैखिक समीकरण को, तो देखो ax बराबर कितना हो गया? माइनस, ठीक है। तो यहीं से इंप्लाइज दैट x बराबर हो जाएगा हमारा माइनस b/a, यानी x का एक निश्चित मान आया कि x का कैसा मान आ गया? ये अपना निश्चित मान। कैसा मान? निश्चित मान, यानी आग होती है हल। कैसा हल? आग होती है हल। अब यहां पर देख लें कि सबसे पहले ये एक चर वाला क्या है? रैखिक समीकरण। तो ये हमने लिखा कि ये क्या है भैया? एक चर रैखिक समीकरण। अब यहीं से देखना, कभी कभी पूछ लेता है कि एक चर रैखिक समीकरण का हल होते हैं, तो हमको बोलना पड़ेगा कि एक चर रैखिक समीकरण के हल होते हैं। तो अब बताइए क्या होते हैं? हमने लिखा है, तो आंसर में हमारा क्या हो जाएगा? आवर्तीय हल। क्या हो जाएगा हमारा? आवर्तीय हल। ये चीज कि ये हमने पहला भाग बोल दिए, अब दूसरा भाग हम बोल रहे हैं। अभी हम दो चर वाले रैखिक समीकरण में अभी आए नहीं, पहले इसको देख लेते हैं। तो अब देखो जरा, एक चर रैखिक समीकरण का ग्राफ होता है, तो कैसा होता है भाई? तो ये भी हमेशा याद रखना कि ये एक क्या होता है? सरल रेखा। कौन सी रेखा? सरल रेखा, ठीक है। क्लियर हुआ? अब सीधे सीधे चलते हैं अपन क्या? दो चर वाले रैखिक समीकरण। कौन से समीकरण? दो चर। तो हमने यहाँ हेडिंग क्या डाली भाई? दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अब जरा यहाँ ध्यान देना, जरा सभी लोग जरा ध्यान दें। तो अब इसे हम क्या करेंगे? परिभाषित कर देंगे। क्या कर देंगे? परिभाषित। तो परिभाषित कैसे करते हैं? देखो जरा, अभी यहाँ पर देखो चर की घात कितनी थी? परंतु क्या था? केवल x ही था ना। तो अब एक और चर आ जाएगा, या तो y आ जाएगा या तो z। तो कुल मिलाकर कितने चर हो जाएंगे? 2। तो हम परिभाषा में क्या बोलेंगे कि ऐसे समीकरण, ये परिभाषा हो रही हमारी, ऐसे समीकरण जिसमें दोनों चरों की अधिकतम घात कितनी होती है भाई? अरे 2 होगी तो द्विघात होगा, 1 होती है। कहलाता है दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। अब जरा ध्यान देंगे आप लोग। अब ये परिभाषा देख ली हमने दो चरों वाले रैखिक समीकरण की। अब इसका मानक रूप, कौन सा रूप? मानक रूप, स्टैंडर्ड रूप, जिससे हम किसी भी समीकरण को व्यक्त करते हैं, यानी किसी भी समीकरण को बताने का, दर्शाने का, लिखने का या व्यक्त करने का सबसे अच्छा तरीका, सबसे आदर्श तरीका, वो कहलाता है क्या? मानक रूप या व्यापक रूप। तो ये हो जाएगा ax धन by धन c बराबर 0, ठीक है।
जहां a बराबर नहीं होना चाहिए किसके, और b भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तथा a कामा b कामा c क्या हो, वास्तविक संख्या, क्या हो, वास्तविक संख्या हो। चलिए अब इसके बाद जरा ध्यान दें, तो प्रश्न इसमें भी यही उठता है कि अब यहां देखो चर कितने हैं, एक ये और एक ये, यानी दो चर है, और इनकी घात देखो कितनी है, एक, और इसकी भी कितनी है, एक, तो इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, दो चरों वाला रैखिक समीकरण। तो हमारे यहाँ प्रश्न निकलता है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसा होगा, तो रैखिक है तो सरल रेखा ही होगा, क्या ही होगा, सरल रेखा। तो हमको यहाँ पर बोलना पड़ेगा कि इसका ग्राफ, किसका ग्राफ, दो चर वाला रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसा होगा, सरल रेखा होगा। क्लियर। अब यहां पर देखो x के मान बदलते जाओ, 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, तो y के मान भी अलग अलग आते जाएंगे, तो कोई एक मान मिला क्या, नहीं, तो अपरिमित रूप से अनेक हल। तो अभी आपसे कोई पूछे कि भाई दो चरों वाले रैखिक समीकरण के हल होते हैं, तो आप क्या बोलोगे, अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, तो हमने यहां मान लो पूछ लिया कि इनका हल होता है, तो बताओ क्या होता है, जल्दी से बताइए। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, अच्छा एक चीज और भी है, ठीक है, यदि यहां पर ये c क्या हो जाए, 0 हो जाए, और इसे हम हल करके y बराबर क्या लिखते हैं हम, mx, तो कभी भी याद रखना समीकरण इस रूप में हो, किस रूप में हो, इस रूप में। ठीक है, तो इसका ग्राफ, ठीक है, सरल रेखा के रूप में मूल बिंदु से होकर जाएगा। कहां से होकर जाएगा, मूल बिंदु से होकर जाएगा। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये ग्राफ खींचेंगे तो ये x अक्ष, ये x डैश, ये y हो गया, और ये क्या हो गया, y डैश, तो मूल बिंदु ये होगा। तो ये देखो ये सरल रेखा है, ठीक है, तो कहां से होकर जा रही हो, मूल बिंदु से। तो कभी यदि मान लो ऐसा ग्राफी निरूपण में आ गया, ऐसा चित्र दे दिया और बोल देगा कि यह हल है, तो किसका हल है, y बराबर mx का। चलिए अब आ जाते हैं हम कहां पर, प्रश्नावली 4.1। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से कितनी गुनी, 2 गुनी। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण ज्ञात कीजिए। चलिए तो हल में क्या मान लेते हैं, सबसे पहले यही मान लेते हैं। ठीक है, तो माना नोट बुक की कीमत कितनी है भाई, बराबर x रुपए। ठीक है, कितने रुपए है, x रुपए है, तथा अब जरा यहां देखेंगे, अब बाद में कौन है, कलम, तथा कलम की कीमत बराबर 12 रुपए है। ठीक है, तब ठीक है, प्रश्नानुसार, चलो प्रश्न क्या कह रहा है जरा यहां से देखना कि एक नोटबुक की कीमत कितनी माने अपन ने, ठीक है, कलम की कीमत कितनी, और y से कितनी गुनी है, ये देखो 2 गुनी, तो ये 2, और यहीं से 2y का पक्षांतर कर दीजिए, तो x ऋण 2y बराबर 0। यही दो चरों वाला रैखिक समीकरण है, यही अपना क्या हो जाएगा आंसर। अब ये क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, क्या बोल रहे हैं,
निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax धन by धन c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a b c के मान बताइए। ठीक है, पहला है कितना 2x धन 3y बराबर 9.3 और 5 पे आवर्त। ये 5 पे आवर्त का मतलब कि 5 यानी कभी अंत नहीं होगा। तो हल में आपने जैसे कि वैसे लिख दिया सवाल। अब उसके बाद यहाँ देखो 2x धन 3y, अब धन का है तो इधर लाके क्या करेंगे अपन ऋण का, हो गया ऋण का, तो कितना हो जाएगा 9.35 पे आवर्त बराबर कितना हो गया 0 की तुलना। चलिए यहाँ देखना ax धन by धन c बराबर 0 से करने पर, अब यहाँ देखो यहाँ x का गुणांक कितना है भाई 2 और यहाँ कितना है तो a बराबर आपको कितना मिल गया 2। अच्छा यहाँ देखो b का गुणांक कितना है तो b बराबर यहाँ पर कितना है 3। ठीक है, इसी प्रकार देखो धन का क्या है c, तो c बराबर यहाँ पर चिन्ह सहित बोल रहा तो ऋण 9.35 और यही अपना क्या हो जाएगा, तो देखिए बनेगा कि नहीं बनेगा। अच्छा अब सेकंड सवाल में आ जाइए। सेकंड सवाल में हम हल जैसी वैसी लिख देते हैं हमें। चलो क्या हो जाएगा बोलिए, ऋण का 2x धन का बराबर, इसके बाद हम क्या करेंगे ये 6 का पक्षांतर कर देंगे तो ऋण 2x धन 3y ऋण 6 बराबर 0 की तुलना। चलो किससे करेंगे जल्दी से बोलिए, ax धन by धन से। चलो अब यहाँ देखना जैसी तुलना करेंगे तो यहाँ पर देखो x का गुणांक क्या है तो a बराबर यहाँ कितना हो जाएगा चिन्ह सहित बोलेंगे ऋण 2। ऐसे ही देखो b बराबर 3 और c बराबर, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए अब तीसरा में क्या है x ऋण y बटे 5 ऋण 10 बराबर 0, तो हल करेंगे तो जैसे कि वैसे लिख दिया हमने x ऋण y बटे 5 ऋण 10 बराबर 0। अब यहीं से देखना हम इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या x ऋण 1 बटे 5 इंटू y, बिल्कुल लिख सकते हैं, और ऋण कितना हो गया 10 बराबर 0 की तुलना किससे कर देंगे ax धन by धन c बराबर 0 से करने। जैसे ही तुलना करेंगे तो देखो जरा इंप्लाइज दैट यहाँ पर देखो x का गुणांक कितना है और यहाँ x का गुणांक कुछ नहीं है तो हम अपनी तरह से क्या रख लेते हैं a, तो a बराबर कितना हो गया जल्दी से बोलिए। फिर यहाँ देखो y का गुणांक कितना है b, तो b बराबर पूरा मान लो देखो ऋण 1 बटे 5 और c बराबर बोलो ऋण का 10, और यही हमारे क्या हो जाएंगे भाई तो समझ में आया। अब इसी के बाद अब चौथा देख लो जरा, चौथा क्या कह रहा है देखें x बराबर कितना 3। चलो हल में जैसे कि वैसे लिखते हैं, चलो बोलो जरा क्या हो जाएगा। चलिए अब 3 का पक्षांतर लाएं, ऋण 3 का 3y का, तो x ऋण 3y बराबर, ठीक है कि हाँ बोलिए से करने। तो जैसी तुलना करेंगे तो देखो जरा a बराबर यहाँ कुछ नहीं है तो कितना a, अच्छा b का गुणांक देखो y का गुणांक b है तो कितना b बराबर बोलो b बराबर ऋण का 3 और c बराबर पद ही नहीं है इसमें, तो कोई पद नहीं रहता तो उसको हम क्या मानते हैं 0, कितना मानते हैं 0, तो कितना हो जाएगा c बराबर 0 और यही हमारा क्या हो जाएगा और इसके जो बाकी सवाल हैं हम आशा करते हैं कि आप लोगों से बन जाएंगे। ठीक है, तो अगले सवाल जो है वो क्या हो गया आपका होमवर्क। तो इस प्रकार ये आज हमारी क्या हुई प्रश्नावली 4